बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिसर्च मेथड्स इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसको देखा था कि ये क्या है। बेसिकली जब आपको और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च करनी होती है, किसी कंपनी के अंदर या किसी आप कह सकते हैं इदारे के अंदर रिसर्च करनी होती है, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। उसमें क्या होता है, उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को स्टडी करना होता है, उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटिंग होती है उसको देखना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखना होता है। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इदारे की हर चीज़ को कंसीडर करते हुए उसको स्टडी करना, उसको देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब उसके अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट या इदारे के अंदर जब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या जब आपने कोई नया इंस्टीट्यूट, इदारा, फैक्ट्री या कंपनी बनानी होती है, तो उसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। अब रिसर्च या तो जब हमने कोई नया इदारा या नई कोई कंपनी बनानी होती है उस वक्त हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपकी कंपनी पहले से कोई बनी हुई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है, उसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। प्रॉब्लम फेस करना जब पड़ती है तो उस वक्त भी आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि यार कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल चल रही है उसमें आप फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या बेहतर करने के लिए जब आप रिसर्च करते हो तो उसको भी इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से रिसर्च की जाती है, रिसर्च होती क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट शुड हैव अ गुड थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल बेसिस विच रिक्वायर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थेरीज। जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होगा ना, जब उसकी जो वो कहते हैं ग्रिप होनी चाहिए गुड थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल बेसिस, उसकी इंडस्ट्रियल थियोरेटिकल और एम्पिरिकल बेसिस होनी चाहिए विच रिक्वायर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थेरीज, जिसके अंदर उसने क्या करना होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, थेरीज को डेवलप करना और उसको टेस्ट करना, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको टेस्ट करना, उसके बारे में रिसर्च करना। फॉर दिस पर्पस इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड। जब उन्होंने किसी भी इदारे के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन को लेके रिसर्च करनी होती है ना, तो वो उसके लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड सिंपली अगर हम बात करें तो एक सिस्टमेटिक वे या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है रिसर्च करने का, दैट इज साइंटिफिक मेथड। इसकी डेफिनेशन भी है जो साइड पे लिखी हुई लेफ्ट साइड पे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, डिफाइन करना जो उसमें यूज़ हो रहे हैं। एनालाइजिंग डेटा, जो डेटा आपने हासिल किया उसको एनालाइज करना है, फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस बना के उसको टेस्ट करना है, एंड वेरीफाइंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को वेरीफाई करना, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। यानी कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच को जब आप यूज़ करते हो रिसर्च करने के लिए, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। अच्छा, टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स दैट अफेक्ट लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स हासिल करने के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट इश्यूज़ पर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को किसी भी तरीके से अफेक्ट करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स। अब वही वाली बात जो डेफिनेशन हमने देखी है, वही वाली के वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना, कंट्रोल करना, डिफाइन करना, डेटा को एनालाइज करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और रिजल्ट्स को वेरीफाई करना। वेरीफाई किस तरह से आप करते हैं? रेप्लिकेट करके, यानी कि जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं उसको रेप्लिकेट करना, या जो आपने रिसर्च किया उसको रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है कि उसको कंफर्म करना अप्लाई करके या दोबारा रिसर्च करके, ठीक है। एक आपको रिसर्च की है, उसके आपको रिजल्ट्स मिल गए हैं, अब उस रिसर्च को आप दोबारा से करेंगे कि क्या वाकई ही वही फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं, वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज रेप्लिकेटिंग फाइंडिंग्स। अच्छा, द रिसर्च मेथड यूज्ड ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये आ जाती है कि जब आपने जो रिसर्च मेथड यूज़ करना है वो आपको कैसे पता कि कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ करना है, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च मेथड्स होते हैं रिसर्च करने के लिए। तो वो आपको कैसे पता चलता है? वो पता चलता है आपको, वो कहता है यूज्ड ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, के विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेसिकली यू आर फेसिंग, ठीक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ रहा है उसी पर डिपेंड करेगा। वही आपको वो प्रॉब्लम ही बताएगी कि विच टाइप ऑफ मेथड यू शुड यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ठीक है, वो प्रॉब्लम ही आपको बताती है। अब रिसर्च करना क्या होता है? रिसर्च करना होता है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बेसिकली, ठीक है, दैट इज रिसर्च।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन अ लेबोरेटरी इज मोर, अब डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंट मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे कि उसने बोला कि प्रॉब्लम पर डिपेंड कर रहा होता है, तो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एक मेथड होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन लेबोरेटरी, किसी लेबोरेटरी के अंदर एक मतलब कि रिसर्च करना, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन या कंट्रोल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज मोर अप्रोप्रिएट टू आंसर सम क्वेश्चंस बिकॉज द कंडीशंस मस्ट बी कंट्रोल्ड वेरी प्रिसाइजली। जब लेबोरेटरी की बात आती है ना, लेबोरेटरी रिसर्च की या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें जो है ना कंडीशंस होती हैं ना टोटली आपके कंट्रोल में होती हैं, आप कंट्रोल करके अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे होते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू आंसर अदर क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड इज मोर अप्रोप्रिएट ऑब्टेन रिजल्ट्स दैट आर रेलेवेंट एज पॉसिबल टू एक्चुअल प्रैक्टिस। कुछ जो है कुछ दूसरे क्वेश्चंस की यानी कि अदर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एन इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड में हम जब जाके रिसर्च कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपने अगर पेशेंट्स को देखना है या डॉक्टर्स को देखना है या पब्लिक का बिहेवियर देखना हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर आप हॉस्पिटल के अंदर जाके अगर रिसर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ फील्ड रिसर्च। ठीक है, वो आपको पता होता है, आपके क्वेश्चन पर या आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि आपने वो यूज़ करनी है या नहीं। इन सम सिचुएशंस, कुछ और तरह की सिचुएशंस के अंदर सर्वेज दैट यूज क्वेश्चनायर्स, कुछ सिचुएशंस के अंदर आप सर्वे करते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो, क्वेश्चनायर यूज़ करते हो, यानी कि सवालनामा आपके पास क्वेश्चनर होता है, वो आप अपने सब्जेक्ट्स को या पॉपुलेशन को या सैंपल को या लोगों को देते हो, उसको फिल करवा लेते हो। और हेल्पफुल बिकॉज मैनी पीपल मस्ट बी कॉन्टेक्टेड। अब वो कहता है कि आपको उस वक्त ये क्वेश्चनर या सर्वे करना पड़ता है जब आपने डिफरेंट लोगों को अप्रोच करना होता है, और फिजिकली वो अप्रोच करना ज़रूरी नहीं होता, या फिर अपनी आसानी के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चनर यूज़ कर रहे होते हैं। या एक तो ये कि आसानी के लिए, दूसरा ये होता है कि आपका फिजिकली किसी के पास जाना मुमकिन नहीं है, तो आप फिर क्या करते हो, उनको क्वेश्चनायर सेंड कर देते हो और वो आपको फिल करके वापस भेज देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो आउट ऑफ कंट्री है, तो आप वहाँ पर फिजिकली तो नहीं जा सकते, फिर आप क्वेश्चनायर उनको भेज देते हो, वो आपको फिल करके वापस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन अदर सिचुएशंस, कुछ और तरह की सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो, लोगों के इंटरव्यू करते हो, ये भी एक रिसर्च का मेथड है। ठीक है, उसके बाद एज दे कैन रिटर्न इन डेप्थ फाइंडिंग्स, इस इंटरव्यू के थ्रू आप इन डेप्थ फाइंडिंग्स देख लेते हो, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो जब आप इंटरव्यूज करते हो। इन एडिशन एथिकल एस्पेक्ट्स ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर वो कहते हैं एथिकल जो एस्पेक्ट्स है ना, एथिकल प्रिंसिपल, जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपके पास आपको लाजमी तौर पर कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, जिसको एथिकल प्रिंसिपल बोला जाता है। एथिकल प्रिंसिपल्स मिसाल के तौर पर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है, जिन लोगों के साथ आप रिसर्च कर रहे हो या जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, उनको रिसर्च के बारे में ब्रीफ करना है, जिसको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बोलते हैं। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या होता है कि आप उनको बताते हो कि आप ये रिसर्च किस तरह से होगी, आपका क्या रोल होगा इसके अंदर। उसके बाद आपको डीब्रीफिंग करनी होती है, जब रिसर्च हो जाती है तो आप उनको बताते हो कि ये कैसे कैसे हमने किया। ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये एथिकल प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, आपकी एक रिसर्च को ऑथेंटिक बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी रिसर्च को बेहतर बना देते हैं और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। ये एथिकल इन प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपकी रिसर्च को अच्छा नहीं माना जाता। ये इसका इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है डिफाइन द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो। हाइपोथेसिस ही फिर क्या करता है, आपको आगे गाइड करता है कि आपने कैसे रिसर्च को लेके चलना है। द बेसिस ऑफ एवरी रिसर्च प्रोसेस इज द एग्जैक्ट फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहले आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हैं, और द रिसर्च क्वेश्चन या फिर रिसर्च क्वेश्चन, प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हो या फिर रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करते हो। इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी दीज क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, या रिसर्च प्रॉब्लम या ये जो रिसर्च क्वेश्चन होता है आपका ये बेसिकली वो प्रॉब्लम ही होती है। जो रिसर्च क्वेश्चन होता है ना, वो कहते हैं ये डिफरेंट तरीकों से आप हासिल करते हो या डिफरेंट तरीकों से आपको मिलता है। ये जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम जो होती है ना, आपको मिसाल के तौर पर आपने रिसर्च करनी है ना, तो आपको वो कैसे पता चलेगा मैंने किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो वो फिर आपको डिफरेंट तरीकों से मिल सकता है, डिफरेंट सोर्सेज, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको वाकई फेस करना पड़ रही है तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है। बिकॉज दिस इज एन अप्लाइड डिसिप्लिन, चूंकि ये एक अप्लाइड डिसिप्लिन है। अप्लाइड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखना होता है चीज़ों को या अप्लाई करना होता है चीज़ों को। अप्लाइड का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकलिटी या सोसाइटी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने चीज़ों को अप्लाई करके उनका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, द क्वेश्चंस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय प्रैक्टिस एज वेल एज रिसर्च रिजल्ट्स।
अब वो कहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, या तो फिर आप कैसे निकालते हो, या तो प्रैक्टिस करके, ठीक है, चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल एक ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च है या फील्ड है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं या प्रैक्टिकली देखी जाती हैं, या तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है, या फिर आप क्या कहते हो कुछ रिसर्च के रिजल्ट्स आपको क्वेश्चन रेज करवा देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास आपने कोई रिसर्च की या पहले से ऑर्गेनाइजेशन पर कोई रिसर्च हुई पड़ी है, तो वो और रिसर्च का जो रिजल्ट होगा ना, समटाइम वो भी आपको बताता है कि आपको किस तरफ जाना है या किस प्रॉब्लम को फाइंड करना है या किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो फिर आपका क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद मैनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अराइज फ्रॉम चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कहते हैं कि अराइज होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्वेश्चन जो होता है वो राइज होता है कैसे, या मिलता है आपको कैसे मिलता है, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेट चेंज होता है तो उस वक्त भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं या डिफरेंट डिफिकल्टीज आपके सामने आती हैं, तो फिर आप क्या करते हो, यू ऑब्जर्व दैट डिफिकल्टीज एंड फाइंड अ क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट माइट इमर्ज फ्रॉम आस्किंग हाउ मस्ट वर्क बी डिजाइंड इन ऑर्डर टू मेक इट मोटिवेटिंग डिस्पाइट। अब ये एक चीज़ है कि अब क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आप किस तरह से वो जो वर्क लोड है या ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है ना, उसको किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो लोगों को मोटिवेट करे, ना कि स्ट्रेस इंक्रीज करे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि आप कैसे उसको मतलब डिज़ाइन कर सकते हो चीज़ों को कि वो लोगों के लिए मोटिवेटिंग हो, ना कि स्ट्रेसफुल हो। काज्ड बाई हायर वर्क इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, हायर वर्क इंटेंसिटी की वजह से या डेंसिटी की वजह से उनको स्ट्रेस ना हो बल्कि मोटिवेशन मिले, तो आप किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या क्वेश्चन है। उसके बाद ऑल्सो इन इशूज कैन अराइज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस के साथ भी क्वेश्चन रेज होते हैं, प्रॉब्लम सामने आती है। फॉर इंस्टेंस इट माइट बी यूजफुल टू आस्क व्हाट कंपिटेंसीज डू एम्प्लॉयज नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, किस तरह की जॉब के लिए किस तरह की कंपिटेंसीज की उनको ज़रूरत होती है, किस तरह की एबिलिटीज़ की उनको ज़रूरत होती है। इन एडिशन क्वेश्चंस मे कम फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च, आप प्रीवियस रिसर्च जैसे हमने ऊपर भी बात किया कि अगर कोई रिसर्च हुई पड़ी उससे भी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। सच एज टू व्हाट एक्सटेंट कैन डिफरेंट प्रिडिक्शंस ऑफ टू थ्योरीज ऑन सेम सब्जेक्ट्स बी कंपैटिबल। ये एक एग्जांपल दे रहा है छोटी सी कि किस तरह से एक ही थ्योरी टू डिफरेंट थ्योरीज हैं, प्रेडिक्शंस ऑफ टू थ्योरीज ऑन द सेम सब्जेक्ट, कि जो दो डिफरेंट थ्योरीज हैं एक ही सब्जेक्ट पर डिफरेंट तरह से क्या कर रही हैं, आपको प्रेडिक्शंस दे रही हैं, तो वो कंपैटिबल है कि नहीं, किस तरह से कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, या किस तरह से वो सिमिलर हैं या कारआमद है। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में या क्वेश्चन के बारे में कि आपने किस तरह रिसर्च स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हाइपोथेसिस को डेवलप करना। द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के बारे में एक तो आपके पास क्वेश्चन आ गया ना, अब उस क्वेश्चन को लेकर हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस डेवलप करना है। These hypotheses are usually derived from relevant theories and research related to them। फिर ये जो हाइपोथेसिस हम कैसे डेवलप करते हैं, वो कहते हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी होती हैं उनको सामने रखते हुए हम डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, डिराइव कर लेते हैं। एंड रिसर्च रिलेटेड टू देम, या फिर उनसे रिलेटेड जो रिसर्च होती हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना उससे रिलेटेड अगर पहले भी रिसर्चेज हुई है ना, तो हम उनको सामने रखते हुए कि उस रिसर्च के अंदर किस तरह का हाइपोथेसिस डेवलप हुआ था या बनाया गया, तो हम भी उसी को फॉलो करके फिर डेवलप कर लेते हैं। Therefore, a comprehensive literature review is also an important component of hypothesis generation। अब ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी आपको बता देता है कि हाउ यू कैन डेवलप योर हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उससे रिलेटेड आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, अब ये लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू बेसिकली पहले से जो रिसर्च हुई पड़ी है, पहले से जो आप कह सकते हैं लिटरेचर आपके पास मौजूद है, पहले से जो मवाद मौजूद है मार्केट के अंदर या फील्ड के अंदर, उसको स्टडी करना और उसको स्टडी करते हुए अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को निकाल के तो आगे
प्लान कर लेना, डिज़ाइन कर लेना सारी रिसर्च को या हाइपोथेसिस को या क्वेश्चंस को, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपली अगर मैं समझाऊं कि पहले से जितनी भी रिसर्चेज हुई पड़ी है ना, या पहले से जितना भी नॉलेज है आपकी प्रॉब्लम या आपकी फील्ड से रिलेटेड या जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, उसको स्टडी करना, स्टडी करके अपने मतलब की चीज़ें निकाल कर आगे बढ़ना या उनको यूज़ करना, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। तो कहते हैं आप हाइपोथेसिस इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो है कि रिसर्च क्वेश्चन, दूसरा है हाइपोथेसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन जो होता है ना, ये एक आप कह सकते हैं जनरल स्टेटमेंट होती है किसी प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को लेके जनरल स्टेटमेंट, दैट इज रिसर्च क्वेश्चन। अब उसको हमने हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना होता है, उसको पर्टिकुलर बना के, यानी कि उसकी एक मखसूस या एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट करते हुए हमने क्या करना होता है, उसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर देना होता है। मिसाल के तौर पर अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाउ स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स, हम इस तरह से कह सकते हैं हाउ स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल। अब ये है रिसर्च क्वेश्चन, हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है कि परफॉर्मेंस को देखना है स्टूडेंट्स की। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि किसी भी खास तरीके को टारगेट नहीं किया गया। अब जब हाउ की बात आ गई ना, हाउ स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स, अब ये है जनरल स्टेटमेंट। हमें नहीं पता कि हमने किस पॉइंट को स्टडी करना है, कि इस पॉइंट का असर देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जनरल स्टेटमेंट एक ब्रॉड स्टेटमेंट है कि इसमें कोई किसी खास चीज़ को टारगेट नहीं किया गया। अब जब हम इसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, नैरो डाउन कर देंगे, इसको पर्टिकुलर बना देंगे। हमने क्वेश्चन बनाया था कि हाउ स्टूडेंट कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसको हम थोड़ा सा पर्टिकुलर बना देंगे कि हाउ रेगुलरिटी या पंक्चुअलिटी इफेक्ट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये एक हमने इसको क्या कर दिया, या इसको हाउ को उड़ा दें, हाउ आपको कंफ्यूज करेगा कि क्वेश्चन है। ये भी हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पंक्चुअलिटी एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब हमें पता चल गया कि हमने पंक्चुअलिटी को सामने रखते हुए देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब ये हो गया पर्टिकुलर कि हमें टारगेट मिल गया कि हमने किस चीज़ को देखना है। ठीक है, दैट इज हाइपोथेसिस। एक जो जनरल स्टेटमेंट होती है, ब्रॉड स्टेटमेंट होती है, दैट इज क्वेश्चन, और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है किसी खास पॉइंट को टारगेट कर रही होती है, दैट इज हाइपोथेसिस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट प्रोवाइड्स, अब ये जो नीचे है ना, ये सारे जनरल्स हैं जो जिनको कहते हैं कि आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्नल्स काम करते हैं जहाँ पर डेटा मौजूद होता है। जब जो मैंने लिटरेचर रिव्यू की बात की ना, इन तमाम जर्नल्स में जाके आप देख सकते हो अपने रिसर्च से रिलेटेड डेटा को। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च क्वेश्चंस ऑन द डिज़ाइन ऑफ वर्क इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस, बोथ थेरीज ऑफ वर्क डिज़ाइन एंड द थेरीज ऑफ स्ट्रेस कैन बी यूज टू मेक स्पेसिफिक अजम्पशंस। वो कहते हैं कि जब आपने स्ट्रेस को देखना होता है ना, स्ट्रेस को स्टडी करना होता है कि वर्क में या ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे या हाइपोथेसिस बनाओगे। वो कहता है उसमें आप क्या करते हो, बोथ थेरीज ऑफ वर्क डिज़ाइन। अब वर्क डिज़ाइन क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बोलते हैं वर्क डिज़ाइन। उसमें क्या होगा, कंटेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, टास्क होगा, एक्टिविटीज़ होंगी, रिलेशनशिप्स होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये साइड पे लिखी डेफिनेशन, ये आपका वर्क डिज़ाइन। कहते हैं आप इसको भी देखोगे, सामने रखोगे, एंड एड थेरीज ऑफ स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस की थेरीज है उनको भी सामने रखते हुए आप क्या करते हो, अजम्पशंस बनाते हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फार्मुलेट करते हो, क्वेश्चन फार्मुलेट करते हो। द फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस शुड बी सो प्रिसाइज दैट दे आर ऑल्सो फाल्सिफाइबल। अब वो कहता है कि जो हाइपोथेसिस बनाने हैं ना, तो ये प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट को टारगेट कर रहा हो, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको हम सही या गलत भी साबित कर सकें। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो गलत भी साबित हो, प्रिसाइज होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जनरल हो या ब्रॉड आपकी स्टेटमेंट हो, तो फिर हाइपोथेसिस नहीं होगा और उसमें फिर प्रॉब्लम भी होती है जब हम उसको स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द रेलेवेंट स्टडी वेरिएबल्स इमर्ज आफ्टर हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। जब हमारा हाइपोथेसिस डेवलप हो जाता है ना, हम हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद हाइपोथेसिस के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, वेरिएबल, दो वेरिएबल्स मिलते हैं।
हाइपोथेसिस वेरिएबल के बगैर नहीं होता, याद रखिएगा। जब भी हाइपोथेसिस बनेगा तो उसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। वो कहते हैं जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो उसमें हमें वेरिएबल्स मिलते हैं, दो वेरिएबल मिलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलते हैं जब आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हो। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स आर दोज दैट वन अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल इन ऑर्डर टू एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच दे चेंज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको सिंपली मैं समझा देता हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं और उसका असर देखते हैं दूसरे वेरिएबल को, जो कि क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वो वेरिएबल जिसमें जो कि डिपेंड कर रहा होता है किस पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हमने चेंज करके उसका असर देखना होता है। मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि टेम्परेचर का इंसान की हेल्थ पर क्या असर होता है। मैं मिसाल से समझा रहा हूं आपको कि टेम्परेचर का इंसान की मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है। हम मेंटल हेल्थ कर लेते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है ना हमारा, हम कम टेम्परेचर रखेंगे तो फिर उसकी मेंटल हेल्थ देखेंगे इंसान की, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की। अब दरमियाना सा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिर उसकी मेंटल हेल्थ देखेंगे, फिर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर उसकी मेंटल हेल्थ देखेंगे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसका असर हमने देखना है दूसरे वेरिएबल यानी कि इंडिविजुअल पर, जो कि क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, या इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ होगी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमने जो असर देखना है वो मेंटल हेल्थ पे देखना है ना, तो मेंटल हेल्थ क्या होगा? वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके अंदर कहते हैं कि जब हम इसको कर रहे होते हैं ना तो हमें कंट्रोल वेरिएबल्स को भी समटाइम देखना पड़ता है, कंट्रोल वेरिएबल्स को भी कलेक्ट करना पड़ता है या उनको भी नोट करना पड़ता है। कंट्रोल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि स्टडी का हिस्सा तो नहीं होते या फोकस तो नहीं होते, लेकिन वो उसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। वो स्टडी को आपको इफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा आपने कुछ वेरिएबल्स को क्या करना होता है? वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होता है। मिसाल के तौर पर आप ख़ास तरह के वेरिएबल्स पर, या आप कह सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ मेल पर ही किसी भी रिसर्च को देखना है या इसका असर देखना है। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल दी थी कि टेम्परेचर का असर मैंने मेल्स पे देखना है, तो आपने क्या कर लिया? वो वेरिएबल कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आपने यानी कि जेंडर को कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा आप एज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एज को आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसका फिर आपने कंट्रोल करके क्या करना होता है? देखना होता है कि वो किस तरह से हमारी रिसर्च पर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, इन एन अप्लाइड डिसिप्लिन सच एज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक अप्लाइड डिसिप्लिन, यानी कि हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के क्या करना था? अप्लाई करना होता है। अच्छा, द रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन सम रिसर्च डिजाइंस। फील्ड स्टडीज़ के अंदर वो कहते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल अपना रोल ज़्यादा प्ले करते हैं दैन इट वुड इन बेसिक साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। जो बेसिक डिसिप्लिन है उनके मुकाबले में फील्ड स्टडीज़ के अंदर ये ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये दो चीज़ें तो जान ली, कंट्रोल वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास मैंने ये नीचे एग्जांपल लिखी है एक, ठीक है, स्टडी क्वेश्चन की मैंने एग्जांपल लिखी है। डज स्टडिंग द विद बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको चलो मैं चेंज कर देता हूँ। रिलेशनशिप ऑफ स्टडिंग विद बैकग्राउंड म्यूजिक इम्प्रूव स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ड्यूरिंग होमवर्क। अब हमने ये चेक करना है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना उसके साथ अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करता है ना तो उसका क्या रिलेशनशिप बनता है कंसंट्रेशन पर, कि म्यूजिक सुनने से कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ता है, हमें ये देखना है। अब ये है हमारे पास हाइपोथेसिस। इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है म्यूजिक, यानी कि जिसको हमने कम या ज़्यादा करना है या जिसको मैनिपुलेट करना है, और इसका असर किस पर देखना है? कंसंट्रेशन पर, कि तवज्जो पर कितना असर पड़ता है उसकी, ठीक है। कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होता है म्यूजिक का। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है म्यूजिक और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कंसंट्रेशन। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। मिसाल देता हूं, अब आपने ये चेक करना है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कंसंट्रेशन पर क्या असर दिखाता है। अब हम यहाँ पर दो ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर 5-5 लोगों के हमने दो ग्रुप बना लिए। 5 लोगों को हम क्या करेंगे? म्यूजिक सुनाएंगे और उनकी कंसंट्रेशन देखेंगे कि क्या असर पड़ता है कंसंट्रेशन पर। और जो दूसरे 5 लोग हैं उनको हम म्यूजिक नहीं सुनाएंगे, उनको म्यूजिक
हम नहीं सुनाएंगे तो वो क्या होगा, आपका कंट्रोल म्यूजिक होगा, यानी कि कंट्रोल ग्रुप होगा आपका। अब जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, यानी कि जिनको हम म्यूजिक सुना रहे हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हु लिसन म्यूजिक, और कंट्रोल ग्रुप हु डू नॉट लिसन म्यूजिक, वो लोग जो म्यूजिक नहीं सुन रहे या जिनको हम नहीं सुना रहे, वो क्या होगा आपका कंट्रोल ग्रुप। तो ये इसको याद रखिएगा कि वो वेरिएबल या वो ग्रुप जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं या जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जिस पर हम नहीं करते, दैट इज कंट्रोल ग्रुप, जिसको हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेक्निक्स एंड सेटिंग्स। जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू या जिनको सामने रखते हुए या जिनको यूज़ करते हो आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। सेवरल अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। द चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड डिपेंड्स ऑन द सेवरल क्राइटेरिया। बहुत से ये क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, वो जब आप प्रॉब्लम आप या रिसर्च कर रहे होते हैं ना, उस पर वो उसी में क्राइटेरिया आपको मिलेगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है या कौन सा टेक्निक यूज़ करनी है। अच्छा, इन जनरल द फॉलोइंग मेथड्स आर ऑफन अप्लाइड इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जो ये मेथड्स दिए गए हैं वो कहता है आमतौर पर यही यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर। सबसे पहला मेथड हमारे पास लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट है, फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट है, फील्ड स्टडीज़ है, क्वेश्चनायर्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद केस स्टडीज़ हैं, एक्शन रिसर्च है। ये मेथड्स हैं, इनको यूज़ करते हैं हम रिसर्च कर रहे होते हैं। सबसे पहला मेथड है लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट हमने ऊपर भी बात की कि आप लेबॉरेटरी के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, दैट इज़ लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इन अ लेबॉरेटरी, यानी कि हर तरह की जो कंडीशंस है आपने कंट्रोल की होती है। आपको पता होता है कि अगर आपने टेम्परेचर देखना है तो टेम्परेचर कितना रखना है, आपने शोर को कंट्रोल करना है, नॉइस होने देना या नहीं होने देना, आपके आसपास कोई चीज़ आपने रखनी है या नहीं रखनी, यानी कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, दैट इज़ लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। The independent variable can be fully controlled and influenced by the experimenter in this situation to study their effect on the dependent variable। जो independent variable होता है वो टोटल कंट्रोल में होता है एक्सपेरिमेंटर के, और उसको मैनिपुलेट करके वो क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका असर, कि हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद है जब लेबॉरेटरी इन्वायरमेंट लार्जली रिड्यूसेस द कंफाउंडिंग इफेक्ट्स ऑफ द अदर वेरिएबल्स। इसके अलावा जो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट का एक और फायदा होता है कि आप जो कंफाउंडिंग इफेक्ट्स होते हैं ना, या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर लेते हो। अब ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं या इफेक्ट्स कौन से होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होते हैं, जो कि आपकी स्टडी को मुतासिर कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप लेबॉरेटरी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वन डिसएडवांटेज इज दैट दिस सिचुएशन इज वेरी आर्टिफिशियल एंड बियर्स लिटिल रिजेम्बलेंस टू रियलिटी। अब इसका इशू ये होता है कि जब हम लेबॉरेटरी के अंदर यानी कि खुद डिज़ाइन करके चीज़ों को कंट्रोल करके चीज़ों को रिसर्च कर रहे होते हैं ना, या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। वो जो रियलिटी होती है ना, या रियल कंडीशन या सिचुएशन होती है, उससे कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट तो कर लेते हो और आप अच्छे रिजल्ट्स भी ले लेते हो, लेकिन रियलिटी के साथ वो उस तरह से नहीं मैच कर रहा होता जिस तरह से रियलिटी होती है एक्चुअल में। अच्छा, यानी कि उसके आप रिजल्ट्स को ना रियल सिचुएशन पे आप उस तरह से नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कैन बी यूज टू अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर दिस वीकनेस। अब ये जो वीकनेस है ना, या ये डिसएडवांटेज है, इसको कम करने के लिए या इसकी भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप एक्चुअल फील्ड के अंदर या एक रियल कंडीशन या रियल सिचुएशन क्रिएट करके, रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रिजल्ट्स हासिल करो। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट आ गया है। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कहता है ये सिमिलर होता है लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट के, बट हाउएवर ताहम इन दिस केस द लेबॉरेटरी मेथड इज अप्लाइड टू द रियल सिचुएशन। आप रियल सिचुएशन के ऊपर जाके ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हो। मिसाल के तौर पर आपने हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च करनी है ना, तो आप फिर हॉस्पिटल के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करना, तो आप ये नहीं कि आप लेबॉरेटरी के अंदर हॉस्पिटल की सिचुएशन या वो एलिमेंट्स को कंसीडर करके तो आप कर लो, वो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। वो कहता है कि जब आप यही सारा एक्सपेरिमेंट उठा के किसी रियल हॉस्पिटल के अंदर जाके करें ना, ठीक है, तो वो फिर होगा फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो जो एक्चुअल सिचुएशन है या एनवायरनमेंट है उसके अंदर जाके करना फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स यूज्ड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स।
ये इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जब आप फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, जिस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करके चेक कर रहे होते हैं कि हाउ बेसिकली सिचुएशन इफेक्ट या हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। द कंडीशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर मैनिपुलेटेड। वही वाली बात कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर। और वो कहता है वाइल नो सच इंटरवेंशन अकर इन द कंट्रोल ग्रुप। और जो कंट्रोल ग्रुप है ना, जो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है, उसको हम वो इंटरवेंशन देते ही नहीं है, ट्रीटमेंट देते ही नहीं है। द रिजल्ट्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स आर कंपेयर्ड। जब ये हो जाता है ना, तो फिर वो कंट्रोल ग्रुप को रखने का क्या फायदा है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। इन दोनों को बनाने का मकसद क्या होता है, इसको भी समझ लें। वो ये होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अगर आप दोनों पर ही ट्रीटमेंट अप्लाई कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस है या नहीं है, या आपको कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्या हैं। फिर हम उसका सोल्यूशन ये होता है कि एक ग्रुप हमने बना लिया एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक 5 लोगों का ग्रुप मिसाल के तौर पर हमने बना लिया एक्सपेरिमेंटल। उन 5 पर वो हम सिचुएशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 5 पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब एक ग्रुप ऐसा है जो नॉर्मल है हमारे पास, जिस पर हमने वो सिचुएशन अप्लाई नहीं की, और एक ऐसा है जिस पर हमने सिचुएशन अप्लाई कर दी। जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो जो ग्रुप है ना हमारे पास, जिस पर हमने सिचुएशन अप्लाई नहीं की, जिसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसके जो रिजल्ट्स हैं उससे कितने डिफरेंट हैं उस ग्रुप के रिजल्ट्स जिस पर हमने ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया है, या जिस पर हमने जिसमें हमने मैनिपुलेट किया है सिचुएशन को। तो फिर वो कहते हैं इनको कंपेयर किया जाता है दोनों रिजल्ट्स को, कि कितना बेसिकली रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंस हैं रिजल्ट्स के अंदर। द एक्सपेरिमेंट्स इन द हॉथॉर्न स्टडीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न स्टडी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वो कहते हैं एक एग्जाम्पल है इसकी। नोटेबली एज द हॉथॉर्न स्टडीज मेड क्लियर मैनी फैक्टर्स कैन प्ले अ रोल इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट, वो कहते हैं डिफरेंट फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं जो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, दैट रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल फॉर और माइट नॉट इवन थिंक अबाउट। वो कहते हैं कि वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जब आप फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, उसमें आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा, फील्ड स्टडीज़ हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास मेथड है या टेक्निक है, वो है फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या होता है, एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक होता है फील्ड स्टडी। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि उसमें आप लेबॉर्ट्री की तरह एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसको रियल सिचुएशन के अंदर करते हो, यानी कि कंट्रोल सिचुएशंस के अंदर या कंट्रोल कंडीशंस के अंदर करते हो। रियल सिचुएशन में एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। फील्ड स्टडी क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, मैनिपुलेट नहीं करते, यानी कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं बनाते। एक्चुअल सिचुएशन या एक्चुअल आप कह सकते हैं जो फील्ड है ना, उसमें जो चीज़ जैसे हो रही है उसको वैसे ही देखकर अपने रिजल्ट्स निकाल लेना, दैट इज फील्ड स्टडी। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं आप कुछ भी जो है वहां पर कंट्रोल नहीं करते, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते, जो चीज़ जैसे हो रही है वैसे उसको आप अंडरस्टैंड करते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और उसके रिजल्ट्स निकाल लेते हो, दैट इज फील्ड स्टडी। A field study can combine various survey methods to obtain a comprehensive picture। अब वो कहता है, अब अच्छा मैंने हॉस्पिटल की मिसाल दी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल भी हो सकती है। हॉस्पिटल भी वैसे ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, आप इसको किसी कंपनी की फॉर्म में भी समझ सकते हो, किसी कंपनी के अंदर जाके आप स्टडी करते हो। अच्छा, वो कहता है जो फील्ड स्टडी होती है ना, आप इसमें डिफरेंट जो सर्वे मेथड्स हैं उनको कंबाइन कर सकते हो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। फील्ड स्टडीज ऑफन यूज क्वेश्चनायर, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। इसमें डिफरेंट मेथड यानी कि क्वेश्चनायर भी यूज हो सकते हैं, इंटरव्यूज भी, ऑब्जर्वेशन भी एंड डॉक्यूमेंटल एनालिसिस भी आप करते हो। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी अप्रोचेस टू फील्ड स्टडीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो दो मेथड होते हैं रिसर्च के, एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक होता है एक्सप्लेनेटरी मेथड। वो कहते हैं इसको आप इसमें फ़र्क कर सकते हो। कैसे फ़र्क कर सकते हो, या इनको आप इनका जो पर्पज़ है ना, दोनों का पर्पज़ अलग अलग है, तो पर्पज़ ही बेसिकली इनको अलग अलग करने का या इनमें डिफरेंस करने का हमें मतलब बताएगा कैसे कर सकते हैं। अप्रोचेस टू फील्ड स्टडीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन वेदर आर रिसर्चर जस्ट वांट्स टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर रिसर्चर या आप चाहते हो कि आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ओवरव्यू लो, या आप उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, जैसे कि एज, स्ट्रक्चर वगैरह,
या फिर और हैज़ अजम्पशंस अबाउट कॉजल रिलेशनशिप। अगर आप कॉजल रिलेशनशिप करेंगे तो फिर आप एक्सप्लेनेटरी करेंगे। अगर आप जस्ट ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करना चाहते हो तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर कॉजल के अंदर हाउ पे अफेक्ट्स मोटिवेशन, के जो पे हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को वो किस तरह से मोटिवेशन पर अफेक्ट होती है। दीज टू अप्रोचेज कैन ऑल्सो भी कंबाइंड, इन दोनों को इकट्ठा भी यूज़ किया जा सकता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या होता है? टू एड्रेस सम रिसर्च। अब ये भी रिसर्च करने का एक कह सकते हैं टेक्निक है। टू एड्रेस सम रिसर्च कंसर्न्स इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चंस इन द सेम ऑर्डर। जब आपने डिफरेंट लोगों से एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो उस वक्त आप क्वेश्चनायर यूज करते हो। क्वेश्चनायर्स आर अ सूटेबल टूल फॉर दिस टास्क। इसके लिए आप क्वेश्चनायर बेहतर है। वो कहते हैं कि जब आपने एक ही तरह के क्वेश्चन डिफरेंट लोगों से पूछने होते हैं कि हाउ बेसिकली दे रिस्पॉन्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो फिर आप क्या यूज़ करते हो? यू कैन यूज़ या यू शुड यूज़ क्वेश्चनायर फॉर दिस पर्पज़। उसके बाद आइडियली क्वेश्चनायर्स आर सेंड टू द इंटरेस्टेड ग्रुप। अब जिन लोगों से आपने रिस्पॉन्स लेना होता है ना, उनको आप क्वेश्चनायर्स देते हो और उनसे रिस्पॉन्स लेते हो। दिस इज़ इंक्रीजिंगली, अच्छा ये जो क्वेश्चनायर्स होते हैं ना, ये आप नहीं बनाते हैं। आपको वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चनायर होते हैं ये आप नहीं बनाते। ये आपने जो चीज़ आपने देखनी होती है ना, या जिस चीज़ पर या जिस वेरिएबल पर आपने रिसर्च करनी होती है, रिजल्ट्स लेने होते हैं, उसके क्वेश्चनायर ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, वो डेवलप किए होते हैं एक्सपर्ट्स ने, तो आप जस्ट उनको क्या करते हो, उनको परमिशन लेके यूज़ कर लेते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने कॉन्फिडेंस को देखना है तो कॉन्फिडेंस का क्वेश्चनर बना पड़ा है पहले ही मार्केट के अंदर। ठीक है, पहले फील्ड के अंदर वो डिज़ाइन कर दिया है एक्सपर्ट्स ने, तो आप जस्ट उनसे परमिशन लोगे और उसको यूज़ कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चनर क्या होता है? बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। अगर आपने कॉन्फिडेंस को फाइंड करना है तो उनका आपने आंसर लेना होता है। वो डिफरेंट तरीकों से होता है, उसमें मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑप्शंस भी होते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स भी होते हैं, या उसमें आपने रेट करना होता है चीज़ों को। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद दिस इज इंक्रीजिंगली डन ऑनलाइन सो दैट द डेटा आर इमीडिएटली। ज़्यादातर लोग ना इसको ऑनलाइन करते हैं, यानी कि आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इमीडिएट आपको रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं और फिर उसको आप एवेल्युएट कर सकते हो। हाउएवर द रिस्पॉन्स रेट्स, इसका एक इशू ये है क्वेश्चनर का कि इसका रिस्पॉन्स रेट ना लो होता है। जब आप क्वेश्चनर सेंड करते हो तो बहुत सारे लोग हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, विच थ्रेटन्स द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल। फिर इससे जब लोग रिस्पॉन्स कम करेंगे ना तो फिर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो कम हो जाती है, या वो इफेक्ट होती है। रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स पर करना चाह रहे हैं ना, तो अगर मैट्रिक के स्टूडेंट्स आपको पूरी तादाद में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर वो जो आपने क्वेश्चनर लेने हैं ना, या सैंपल जो लिया है, मिसाल के तौर पर आपने 1000 बच्चों पर, आपने 10,000 बच्चों पर करना था तो आपने 500 बच्चों का सैंपल लिया है। अगर वो 500 बच्चे आपने पूरे पंजाब से लेने हैं, मिसाल के तौर पर पूरे पंजाब से 500 बच्चा आपने लेना है, उनसे डेटा लेना है। अब हो सकता है कि वो जो 300 बच्चा है ना वो आपको एक ही ज़िले से डेटा दे दे। ठीक है, एक ही ज़िले से डेटा दे दे, तो बाकी जो 200 है वो पूरे पंजाब से आपको मिले, तो ये सही रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होगी। या फिर इस तरह से हो सकता है कि 300 बच्चा आपको रिस्पांस कर दे एक खास ज़िले से या 2 ज़िलों से, 2 डिस्ट्रिक्ट से, तो बाकी 200 रिस्पांस ही ना करे। तो फिर क्या होता है, वो कहता है रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती कि आपने बेसिकली पूरे पंजाब से बच्चों का डेटा लेना था तो फिर आपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है पूरे पंजाब पर। तो जब पूरे पंजाब से आपको डेटा ही नहीं मिलेगा तो फिर उसकी जो है बच्चों की ना रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती, सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती, तो वो फिर रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। अच्छा, दस द वैलिडिटी ऑफ स्टडी इटसेल्फ, वैलिडिटी को भी इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव्स कैन, अब वो कहता है कि ये जो अगर आप रिस्पांस बढ़ाना चाहते हैं ना, रिस्पांस रेट, तो फिर आप उसको इंसेंटिव्स दे सकते हो। आप उनको कह सकते हो कि अगर आप हमारा स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करें तो आपको ये चीज़ ये इनाम दिया जाएगा। अच्छा, इन प्रिंसिपल्स द क्वेश्चनायर मेथड इज़ अ कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंट। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी कॉस्ट भी बचाता है, ये मेथड जो क्वेश्चनायर वाला मेथड है, और ये एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग, यानी कि आपका टाइम भी बचाता है, पैसा भी बचाता है, और एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग इसमें रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन एनी केस द क्वेश्चनायर शुड कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर वैलिड एंड रिलायबल। वो कहता है कि जब आप क्वेश्चनायर यूज़ करते हैं ना तो उसमें वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ करने हैं।
यानी कि वही आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, वही क्वेश्चनर यूज़ करना है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो या उसके आपकी स्टडी को लेकर वैलिड और रिलायबल माना जाता हो। ये ना हो कि आप कोई भी उठा के लगा दें, तो वो सही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है रिसर्च की वो है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ क्या होता है कि 1-to-1 क्वेश्चन करना, दैट इज़ इंटरव्यूज़, ठीक है, इंटरव्यू, और इसमें आप डेटा ही ले रहे होते हो। एनी अदर क्लासिक मेथड इज़ द इंटरव्यू। इंटरव्यू कैन डिफर इन द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें 3 टाइप्स के आपके पास इंटरव्यू होते हैं या तीन मेथड होते हैं इंटरव्यू करने के। द 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ कंसिडर्ड हेयर आर स्ट्रक्चर्ड। एक टाइप होती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा होता है जनाब सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और थर्ड जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है? स्ट्रक्चर इंटरव्यू बेसिकली सर्वेज आर द मोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चनर सर्वेज बिकॉज रिस्पोंडेंट इज ऑलवेज आस्क्ड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। ऐसा इंटरव्यू का मेथड इसमें आप सीक्वेंस वाइज चल रहे होते हैं, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या आपने पहले से तय किया होता है कि हाउ बेसिकली यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने पहले से डिसाइड किया होता है, एक तरतीब बनाई होती है, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है कि आपने कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि उसमें आपने स्ट्रक्चर भी बनाई होती है, लेकिन उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को डेविएट कर सकते हो, या आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर भी आपने फॉलो करनी होती है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी लीनियंसी होती है, उसमें थोड़ी सी आपको आज़ादी होती है कि आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को लेकर चल सकते हो। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गिव द इंटरव्यू मैक्सिमम फ्रीडम टू एड्रेस जनरल एंड इंडिविजुअली रेलेवेंट टॉपिक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती, आप किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक पर बात शुरू कर सकते हो, या जनरल आप बता सकते हो कि हम इस डोमेन के अंदर बात करेंगे, तो उसमें फिर कोई भी किसी भी तरीके से बात हो सकती है, किसी भी एंगल से बात हो सकती है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यूज कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा हासिल करता है, 2 तरह का डेटा होता है हमारे पास रिसर्च के अंदर, याद रखिएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है, ऐसा डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में मिलता है, क्वांटिटी की फॉर्म में मिलता है, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। और ऐसा डेटा जो आपको नंबर्स की फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है, दैट इज क्वालिटेटिव। जो आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मिलता है, जो आपको आप कह सकते हैं कि वर्बली मिलता है, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, इंटरव्यू क्वालिटेटिव डाटा दैट हैज मोर और लेस स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरव्यू। ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा होता है इंटरव्यू पर। द आंसर टू एन इंटरव्यू कैन बी यूज टू कंपेयर डेटा कलेक्टेड बाय अदर मीन्स। अब वो जो आपको इंटरव्यू के थ्रू डेटा मिलता है, आप फिर उसको दूसरे वेज से या मेथड से आपने जो डेटा इकट्ठा किया होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं या करते हैं। इंटरव्यूज आर ऑफन यूज्ड एज एन एक्सप्लोरेटरी टूल इन एन अर्ली रिसर्च फेज। ये जो अर्ली फेज होता है ना आपका रिसर्च का, उसमें आप एक्सप्लोरेटरी टूल के तौर पर, यानी कि एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, उस टूल के तौर पर आप इसको यूज़ करते हैं। या फिर अगर आपने डीप रिजल्ट हासिल करने हैं तो या डेप्थ में जाना होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। दिस वॉज द केस विद द सरप्राइजिंग रिजल्ट ऑफ द हॉथॉर्न स्टडीज़। और यही वाला केस वो कहते हैं हॉथॉर्न स्टडीज़ के अंदर भी हुआ था, जिसमें इस मेथड को यूज़ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये रिसर्च टेक्निक है, ये रिसर्च मेथड है जिसमें हम जिसको यूज़ कर रहे होते हैं। द बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय सब्जेक्ट्स अलाउ फॉर रिसर्चर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो बिहेवियर जो सब्जेक्ट्स हमारे या पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं जो बिहेवियर, उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको देखकर कंक्लूजन निकालना, दैट इज ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द नेचुरल वर्क सिचुएशन कैन बी यूज टू वैलिडेट सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। जब आपने जो क्वेश्चनर वगैरह या आपने इंटरव्यू वगैरह किए होते हैं ना, उससे जो आपको डेटा मिलता है ना, अब आप उस डेटे को ऑब्जर्वेशनल डेटा के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर करके वैलिडेट कर सकते हो कि आया कि ये रिजल्ट्स ठीक हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा कहता है कि मैं स्ट्रेस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो फिर आप उसको देखोगे कि वो वाकई स्ट्रेस के अंदर कैसा परफॉर्म करता है, एक्चुअल उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे, तो फिर जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ऑब्जर्वेशन से, फिर आप उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो उसके साथ, तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, ऑल्सो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफन प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ कंडीशन। ऑब्जर्वेशन आपको बिहेवियर और कंडीशंस के दरमियान में बेहतर तौर पर बता देती है कि रिलेशनशिप क्या है। देन इन द पॉसिबल सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, क्वेश्चनर के मुकाबले में या सेल्फ रिपोर्ट मेजर के मुकाबले में आपको ऑब्जर्वेशन बेहतर बता देती है।
ऑब्जर्वेशन कैन बी ओवर्ट, दो तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कैन बी ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है दोज ऑब्जर्व्ड नो अबाउट द ऑब्जर्वेशन, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको पता हो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो लोग जिनको हमने ऑब्जर्व करना होता है अगर उनको पता हो, दैट इज ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है जो जाहिर हो, ठीक है, जो नजर आ रहा हो। और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जिसमें उनको पता ना हो कि ऑब्जर्वेशन हो रही है, यानी कि छुप के ऑब्जर्वेशन करना, मिसाल के तौर पर वाया सर्वेलेंस कैमराज के थ्रू ऑब्जर्व करना। अच्छा, इन द लेटर केस द बिहेवियर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ, ऑब्जर्वेशन से वो कहते हैं बिहेवियर लाजमी नहीं कि उससे इन्फ्लुएंस हो ज़्यादातर। हाउएवर एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेथड देन प्ले अ ग्रेट रोल, एथिकल जो एस्पेक्ट्स है ना उस मेथड का जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है बिहेवियर चेंज में। उसके बाद एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स। एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स एक और टेक्निक है हमारे पास रिसर्च की। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ना एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप कैसे देखते हो, मतलब रिसर्च कैसे करते हो, आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट्स जो मौजूद होते हैं, आपके पास मौजूद हों या कहीं और मार्केट में मौजूद हों या किसी फील्ड के अंदर या किसी जगह पर या किसी इदारे के अंदर, उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स निकालना, दैट इज एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा देन इंटरव्यूज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं पहले से उनके थ्रू डेटा कलेक्ट करना और रिजल्ट्स निकालना, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस मे हैव न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड फॉर वेरिंग रीजंस, यानी कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं वो आपके मीटिंग्स के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपके एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा यानी कि जितने किस्म के भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन सबको इकट्ठा करके उनको एनालाइज करना और रिजल्ट्स निकालना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जब हम किसी भी रिसर्च की बात करें, जो रिसर्च जिस जगह पर हो रही है ना, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। In addition to documents coming directly from the organization, industry reports or research reports from outside agencies may be relevant source of information। या मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है कि कैसे मतलब रेलिवेंट हो सकते हैं। उसके बाद केस स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। केस स्टडी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या पर्टिकुलर केस को सामने रखते हुए आगे बढ़ना, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडीज एम टू एग्जामिन द एक्टिविटीज और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। डिटेल के अंदर किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करना, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडीज में फॉर एग्जाम्पल एम टू कैप्चर अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर और टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। जब आप केस स्टडी की बात करें ना, तो आप ऑर्डर वाइज या सीक्वेंस में या तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हो, हर चीज़ को स्टडी कर रहे होते हो जब आप किसी चीज़ को फोकस करते हो। केस स्टडी की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। केस स्टडी मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि एक बंदा जो है ना, एक बंदा जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत कम सोता है, ठीक है, उसको नींद ही नहीं आती। अब उसको नींद ना आना वो आपके लिए एक सब्जेक्ट बन गया और वो आपके लिए केस स्टडी बन गया, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है कि वो उसको नींद ही नहीं आती, तो वो आपके लिए केस स्टडी होगा। आप उसकी हर चीज़ को, रूटीन को फॉलो करोगे, उसकी हर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करोगे, उसकी तमाम चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़ोगे, दैट इज़ योर केस स्टडी। इसी तरह से आप एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को भी देख सकते हो केस स्टडी के तौर पर। अ केस स्टडी कैन देन प्रोवाइड द बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर आपको ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करता है, बेस फ्राहम करता है, बेस फ्राहम करती केस स्टडी। उसके बाद एक्शन रिसर्च और लास्ट पॉइंट है हमारे पास। एक्शन रिसर्च क्या होती है? द आइडिया ऑफ एक्शन रिसर्च गोज बैक टू कर्ट लुवेन। ये एक्शन रिसर्च कर्ट लुवेन ने दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड एम्स टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स, और ये बेसिकली एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता था कि कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन निकालो और उसको अप्लाई कर दो, दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ द फैक्ट गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। किसी खास प्रॉब्लम पर आप साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करो। द पर्पज इज टू अचीव एप्लीकेबल सोल्यूशन, ठीक है, मतलब कि वो प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन निकालें जिसको अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके, दैट इज एक्शन रिसर्च। द प्रोसेस इज पार्टिसिपेटिव प्रोसेस होता है। एम्प्लॉयज आर इन्वाइटेड टू एक्ट, यानी कि लोगों को बोला जाता है कि आप इसमें आए, एक्ट करें, पार्टिसिपेट करें। एज अ को रिसर्चर्स टू सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट हाउ अ टारगेट स्टेट कैन बी अचीव्ड, किस तरह से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, द रिजल्ट्स विल देन बी कम्युनिकेटेड टू दोज इन्वॉल्व इन द चेंज प्रोसेस।
टू गेट फीडबैक एंड पॉसिबल इम्प्रूव द सोल्यूशन। फिर जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट किए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है, फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप सोल्यूशन निकालते हो, अगर तो वो बेहतर सोल्यूशन है तो आप उसको अप्लाई कर देते हो, अगर उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो फिर आप उसको मजीद इंप्रूव करते चले जाते हो। देयरफॉर यही वजह है कि व्हेन कैरिंग आउट एक्शन रिसर्च, जब आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो, अ प्लान शुड नेवर बी कंप्लीटली फिक्स एट द स्टार्ट। वो कहता है कि आप स्टार्ट में ही चीज़ों को फाइनल नहीं कर दोगे। ठीक है, एक्शन रिसर्च जब आपने करनी है तो आप स्टार्ट में ही चीज़ों को फाइनल नहीं कर दोगे कि मैंने यही करना है। कहता कि आपने इस चीज़ का मार्जिन रखना है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, जब आपको रिजल्ट्स मिले तो आप उनको इंप्रूव कर सको, अगर वो अच्छे रिजल्ट्स ना हो। इंस्टेड इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड फ्लेक्सिबली एज द फीडबैक प्रोसेस प्रोवाइड्स न्यू इनसाइट्स। आपके पास कहता है कि अपॉर्चुनिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, जब आपके पास रिजल्ट्स आएँ कि आप उनको बेहतर कर सको, इम्प्रूव कर सको और आगे बढ़ सको। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रिसर्च के से रिलेटेड कि आप किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, ये जो रिसर्च की बात हुई है ना, ये तो हम चूँकि पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके। रिसर्च जो होती है ना सेम तरह से ही होती है, हर एक ही तरह से रिसर्च होती है। आप जिस भी जगह पर करेंगे, जिस भी फील्ड के अंदर करेंगे, बस फ़र्क ये है कि आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है, अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर करनी है तो आप हॉस्पिटल को कंसिडर करोगे, अगर आपने मेंटल पेशेंट्स पे करनी है या मेंटल हेल्थ पे करनी है तो आप मेंटल हेल्थ को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो रिसर्च एक ही तरह से होती है, प्रोसेस एक ही होता है, बस ये है कि जो फोकस है या फील्ड है वो चेंज होती चली जाती है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।